नमस्कार। आज हमारे साथ हैं अंशुल सक्सेना सर। अंशुल सक्सेना को सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर माना जाता है। काफ़ी अच्छे तादाद में इनके फॉलोअर हैं, क्योंकि ये करंट मुद्दों से बहुत ही इनको जुड़ाव रहता है। हर मुद्दे पे बहुत खुलकर राय रखते हैं। तो बिना किसी भूमिका के सीधा चलते हैं अंशुल सर के साथ। नमस्कार सर। नमस्ते सर। कैसे हैं सर आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? हम ठीक है सर। 3 ऐसे कौन से क्षेत्र है जिस पे भारत को काम करने की ज़रूरत है या सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है? मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है वो पहला साइबर सिक्योरिटी। मैं बेसिकली साइबर सिक्योरिटी में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता हूँ और आपने देखा कि पिछले कुछ सालों से भारत के अंदर ऐसा हुआ है कि साइबर फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, डिफरेंट तरीके से हो रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि इंडिया के अंदर इंटरनेट रेवोल्यूशन तब आया जब इंटरनेट बहुत सस्ता आया। जब जियो आया तो जियो ने इंटरनेट फ्री में दिया। उसे देख के बाकी जो टेली कम्युनिकेशन कंपनीज थी उन्होंने भी अपने प्राइस को काफ़ी कम कर दिया। तो उसके बाद काफ़ी सारे लोगों को इंटरनेट चलाना तो आ गया, नहीं किस तरह चलाना है, कैसे चलाना है, किसका ध्यान रखना है, उसमें वो अवेयरनेस इतनी ज़्यादा स्प्रेड नहीं हो पाई। जी जी। और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी फ्रॉड्स हुए, आज भी हो रहे हैं। इनफैक्ट आज की ये खबर है, केरला में एक बहुत बड़ा साइबर सिक्योरिटी फ्रॉड बस्ट किया वहाँ की पुलिस ने, जिसमें करीब 40,000 से ज़्यादा सिम कार्ड्स सीज किए गए हैं। जी बिल्कुल। और तो इस तरह की जब साइबर सिक्योरिटी फ्रॉड्स हो रहे हैं तो इंडिया को उस हिसाब से एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाहिए जो साइबर सिक्योरिटी पे ज़्यादा ध्यान दे। साइबर स्पेस हमारा ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। तो पहला तो मैं साइबर सिक्योरिटी को मानूंगा। दूसरा यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्योंकि अब वो वक्त आ चुका है जब देश में हम एक इक्वल लॉस की बात करें। और इस यूनिफॉर्म सिविल कोड में मैं ये भी चाहूँगा कि मेंस राइट्स की ज़्यादा बात होनी चाहिए। मेंस राइट की? हाँ, मतलब पुरुषों की राइट्स की बात कैसे होगी? ऐसा तो है नहीं कि ऐसा नहीं जब मैं मेंस राइट्स की बात कर रहा हूँ तो मैं महिलाओं के विरोध में हूँ या उनके राइट्स के विरोध में हूँ। मतलब हमारे भी राइट्स होने चाहिए। जी, कई बार विमेन एम्पावरमेंट के नाम पे बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं। मतलब फेमिनिज्म, हाँ, फेमिनिज्म के नाम पे काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। ऐसे बहुत केसेस देखे गए जहाँ पर फॉल्स रेप केस लगा दिए जाते हैं। जो एक मी टू मूवमेंट आया था उसमें काफ़ी सारे मी टू केसेस फेक थे। डाउरी केसेस काफ़ी सारे फॉल्स लगा दिए जाते हैं। उसमें आदमी क्या करे, उसकी कौन सुनेगा, वो कहाँ जाए? एक बार किसी पे ये एलिगेशन लग जाता है कि उसने रेप किया है, तो भले उसने किया हो या नहीं किया हो या नहीं भी किया हो, तो बदनाम तो हो जाता है सोसाइटी में। बिल्कुल। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन पे फॉल्स रेप केस लगाए गए। वो उस फॉल्स रेप केस से कोर्ट से तो आज़ाद हो गए, कोर्ट ने तो उनको फ्री कर दिया, बरी हो गए। लेकिन समाज में आज भी उनका चेहरा जो है वो उसी निगाह से देखा जाता है। बार तो पूरा जीवन तबाह हो जाता है उनका, बहुत ज़्यादा, पूरा परिवार तबाह हो जाता है साथ में। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ मेंस राइट्स, ठीक है। और तीसरा मेरे ख्याल से फ्री टेम्पल्स, कि मंदिरों को अब सरकार के कंट्रोल से फ्री कर देना चाहिए। या तो आप टैक्स लगाते या आप कंट्रोल करते मंदिरों को, तो सभी रिलीजियस साइट्स को करते एक साथ। ऐसा तो है नहीं, सिर्फ मंदिर ही क्यों, बाकी जो रिलीजियस साइट्स हैं, चाहे वो चर्च हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, दरगाह हो, इक्वालिटी होनी चाहिए। सब तो करते ना। हम सेकुलर कंट्री में रहते हैं तो ये सेकुलरिज्म है कि मंदिरों को आपने कंट्रोल करके रखा हुआ है। तो सर पूछना ये था, भारत की विदेश नीति वर्तमान सरकार के आने के बाद, मोदी सरकार आने के बाद, विदेश नीति पहले से कितना मजबूत हुई है? आप इसी चीज से एक अनुमान लगा सकते हैं कि हमने रशिया यूक्रेन की वॉर के टाइम पे रशिया से ऑयल भी लिया और हम क्वाड का मेंबर भी थे, और अमेरिका भी हमसे कुछ नहीं कह पाया। बिल्कुल। पूरा यूरोप, पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड एक प्रेशर लगा रहा था कि भाई सैक्शंस लगाए जाए इंडिया के ऊपर, ये किया जाए, कुछ नहीं हुआ। हमने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया, तो हमें काफ़ी सारे इंटरनेशनल प्रेशर डालने की कोशिश की गई। आए थे कई डेलीगेशन, काफ़ी इंटरनेशनल प्रेशर डालने की कोशिश की गई हमारे ऊपर, और उसमें भी बहुत सारे देशों ने अपने अपने ओपिनियंस दिए, पर हमें उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। आजकल द अननोन मैन और अनआइडेंटिफाइड मैन को लेकर भी इंडिया को काफ़ी टारगेट किया जा रहा है जगह जगह। पाकिस्तान यूएन में आके रो रहा है कि हमारे देश में आतंकवादी रह रहे थे, हमने उनको पाला पोसा था, कोई अननोन मैन आके मार देता है। और कनाडा
अलग रो रहा है कि हमारे यहाँ के किसी ने जो है हरदीप सिंह निज्जर को मार दिया, जो खुद एक आतंकवादी था। अमेरिका अलग से रो रहा है कि हमारे यहाँ जो है पन्नू को मारने की कोशिश की गई है, एक प्लान किया गया था, हमने रोका उस प्लान को। और दुनिया भर के काफ़ी से देश हैं जो इसके लिए रॉ को ब्लेम कर रहे हैं, इंडिया को ब्लेम कर रहे हैं, अजीत डोभाल जी को ब्लेम कर रहे हैं। इतना कुछ होने के बाद आप समझ सकते हैं कि हमारी मतलब देश की फॉरेन पॉलिसी कितनी स्ट्रांग है इस टाइम पर। श्रीलंका में जब क्राइसिस हुई, चाइना के पहुंचने से पहले हम लोग पहुंचे, भारत वहां पहुंचा, बिल्कुल, और हमने श्रीलंका को वहां पे बचाया। अभी आप देखेंगे तो इंडिया के अंदर जो एक एशियन पैसिफिक रीजन है उसमें भी हमारे वहाँ की कंट्रीज से काफ़ी अच्छे रिलेशंस बने हैं। अगर आप देखेंगे अभी हम कतर से जो 8 हमारे जो एक्स नेवी ऑफिशियल्स थे जिनको वहाँ पे फांसी सजा दे दी गई थी, उनको हम वापस लेके आए हैं। और अभिनंदन भी थे। अभिनंदन जी तो हाँ, जो बालाकोट के टाइम पे हुआ, वो तो पाकिस्तान अगर वापस नहीं करता तो उन्हें मालूम था उनका क्या होने वाला है। मतलब मेरा आपको मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि डिफरेंट जगह हम लोग की पोजीशंस कैसी हैं। बहुत सारी कंट्रीज जो पहले ये कहती थी कि हम आपके देश में आके प्लांट नहीं लगा पाएंगे या हम जो है असेंबली कर पाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाएंगे, आज वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी लगा रही हैं। बिल्कुल। तो इसलिए समझ सकते हैं कि वो एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी हुआ है, और वो तभी हुआ जब आपकी फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांग है और आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग है। तो वो बदलाव आप डिफरेंट जगह दे सकते हैं। अच्छा, अगर आप ये कहेंगे कि भाई नेपाल से हमारे रिलेशंस खराब हो गए, तो अगर आप नेपाल की तुलना कर रहे हैं या नेपाल से अपनी फॉरेन पॉलिसी देख रहे हैं, जैसे नेपाल को एक फॉरेन पॉलिसी लेके चल रहे हैं, बाकी देश को अवॉइड कर रहे हैं, तो उसमें आपकी सोच कहीं ना कहीं बहुत संकुचित। हाँ, क्योंकि नेपाल के साथ हमारे रिलेशन खराब नहीं हुए हैं। वहाँ पे एक कम्युनिस्ट सरकार रही है और उससे हमारे रिलेशन बिगड़े हैं। कल सरकार दूसरी आएगी, कुछ वहाँ पे प्रो इंडिया सरकारें भी हैं, उनसे हमारे रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। जैसे मालदीव के साथ हुआ, मालदीव में जो पहले थी प्रो इंडिया गवर्नमेंट, राजनीतिक समीकरण बदलते रहते हैं कोई बहुत। अभी मालदीव में जो सरकार है वो प्रो चाइना है। तो ऐसे सरकारों के हिसाब से भी पॉलिसी सेट होती है, फॉरेन पॉलिसी बनती है। प्राइम मिनिस्टर मोदी पहले से प्रधानमंत्री बने जो इजराइल गए, इससे पहले कोई भी प्रधानमंत्री इजराइल ही नहीं गया था इतने साल तक, क्योंकि उसे लगता था इजराइल जाएंगे तो हमारा वोट बैंक जो है बुरा मान जाएगा। प्रणब मुखर्जी पहले ऐसे प्रेसिडेंट बने जो इजराइल गए, उससे पहले कोई ऐसा प्रेसिडेंट था ही नहीं जो इजराइल गया हो। और अभी जो 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ इजराइल में, जो हमास आतंकवादियों ने 1200-1400 इजरायली मार दिए, जो मैसेकर किया वहाँ पे, इंडिया ने वहाँ पे स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखी। खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ट्वीट किया कि वो एक आतंकवादी हमला है। बिल्कुल। और एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन हमने रखी, जानते हुए भी कि अरब कंट्रीज या जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके साथ भी हमारा रिलेशन है, लेकिन हमने उसके बावजूद भी अपने एक काफ़ी सारी इस्लामिक कंट्री ऐसी हैं जो हमास के संग सिंपैथाइज रखती हैं, हमास के संग रिलेशंस भी रखती हैं, लेकिन हम उस चीज़ दबाव में नहीं है। एक यूट्यूबर हैं, धुर्राठी नाम है, शायद आप जानते हो उनके बारे में, तो लगातार वीडियो बना रहे हैं और देश की जनता से अपील कर रहे हैं कि भारत माता को बचाने का ये आखिरी मौका है। उनके अनुसार कि लोकतंत्र खतरे में है और भारत माता को ये मतलब बचाने की बहुत चिंता है, प्यार उमड़ रहा है। तो मुझे आपसे जानना है क्या कितनी सच्चाई है ध्रुव राठी की इस वीडियोज और उनकी बातों पे, अपील पे? नहीं, ये तो अच्छी बात है कि अगर ने मतलब भारत के लिए प्यार है उनको और भारत माता को बचा रहे हैं वो, तो अच्छी बात है। तो अच्छा मैं उसमें तो उससे एग्री करता हूँ। लेकिन मैं थोड़ा इसलिए हैरान हूँ कि आज से कुछ साल पहले एक व्यक्ति हैं सीजे वर्लमैन, उसको ध्रुव राठी बहुत प्रमोट करते थे। क्यों प्रमोट करते थे? क्योंकि वो व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर मोदी के अगेंस्ट काफ़ी कुछ लिखता था, काफ़ी कुछ बोलता था। तो ध्रुव राठी को लगा कि ये हमारे एजेंडा में सूट बैठ रहा है, तो ध्रुव राठी ने उसको खूब प्रमोट किया। कुछ सालों बाद यही सीजे वर्लमैन ने पूरे दुनिया भर में एक मूवमेंट चलाया, बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स। अच्छा, जो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं उनको बॉयकॉट किया जाए दुनिया भर में। तब ध्रुव राठी जी कहाँ थे? उन्होंने एक सिंगल पोस्ट नहीं किया सीजे वर्लमैन पे क्वेश्चन करते हुए या इंडियन प्रोडक्ट्स को पे जो हो रहा है, जो बॉयकॉट किया रहा है, उससे इंडियन इकोनॉमी में क्या इफेक्ट पड़ेगा। भारत माता उस टाइम कहाँ थे? कहाँ था वो प्यार?
प्रमोट तो खूब किया CJ वर्मन को, पर अपोज में एक पोस्ट नहीं कर पाए, कुछ पोस्ट नहीं किया, कुछ नहीं लिखा। तब कहाँ थी भारत माता का के लिए प्यार, तब कहाँ सब कुछ था। डेमोक्रेसी का जो टेम्पल है वो पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट पे जब हमला हुआ था तो उसमें एक आतंकवादी था जो मास्टरमाइंड था, उसका नाम था अफजल गुरु। अफजल गुरु को बाद में फांसी सजा हुई थी, और उसके कुछ सालों बाद JNU के अंदर एक अफजल गुरु के लिए इवेंट हुआ था, जिसमें नारे लगाए गए थे कि तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। और ये जो नारा लगाया गया था उसमें एक व्यक्ति था जिसने ये नारा बहुत ज्यादा लगाया था, वो था उमर खालिद। आजकल ये दिल्ली दंगों के केस में जेल में है, अभी वो केस चल रहा है, लेकिन उस समय उन्होंने अफजल गुरु के लिए बहुत नारे लगाए थे, तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। बाद में भी लगा था कि अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल। हाँ, मतलब अफजल गुरु की को याद किया गया था। हमारे ध्रुव भैया ने उमर खालिद के फेवर में बहुत पोस्ट किए हैं, बहुत ट्वीट किए हैं, दिल्ली दंगों वाले केस को लेकर और बाकी चीजों को लेकर, लेकिन ध्रुव भैया जी ने एक बार भी उमर खालिद से ये सवाल नहीं किया, या एक बार भी उमर खालिद के अगेंस्ट पोस्ट नहीं किया कि तुम उस अफजल गुरु के फेवर में नारे लगा रहे हो, तुम उस अफजल गुरु को पूज रहे हो जिसने हमारे डेमोक्रेसी पर अटैक किया, हमारे टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी पार्लियामेंट पर अटैक किया। इस पर तो कुछ नहीं पूछा गया। तब याद नहीं आई लोकतंत्र कहाँ है, डेमोक्रेसी कहाँ है, भारत माता है। तो भाई ये हमें, अगर आप उसके वो जो कर रहा है वो ठीक है, करता रहे, अच्छी बात है, पर अगर उसको ये लगता है कि मतलब उसके अकॉर्डिंगली बाकी सब गलत है, वो सही है, 4-5 शब्द बोल देगा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, भक्त और IT सेल और पता नहीं क्या क्या, तो वो सोचता है कि सब बोलकर वो लोगों को पागल बना देगा। थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत समझेंगे, आप समझ जाएंगे सबका एजेंडा है। ठीक है, मतलब केजरीवाल जी भी खुश होंगे उससे, आम आदमी पार्टी के संग क्या कनेक्शन होंगे सबको पता है, कैसे वो शुरू हुए। पहले वो आम आदमी पार्टी में ही उनके वीडियोस एडिट करते थे। अच्छा। तो सही है, हर किसी के अपने अपने एजेंडे होते हैं, इलेक्शंस हैं, अच्छा टाइम है उनके लिए और करते रहे वो। पर भारत माता को बचाने वाले ना आप होते हैं, ना मैं होता हूँ। भारत माता को बचाने वाले सीमा पे खड़े हुए हैं। भारत माता को बचाने वाले वो लोग हैं जिनने उन आतंकवादियों को मारा जो पार्लियामेंट में हमला कर रहे थे। बिल्कुल। भारत माता को बचाने वाले वो लोग हैं जो अफजल गुरु के लिए ये कह देंगे कि जिस घर से अफजल निकलेगा उस घर में घुस के मारेंगे। वो लोग हैं भारत माता को बचाने वाले। और ये कहना कि आखिरी बार मौका है भारत बचाने का, कैसा आखिरी बार मौका है? आप भारत में आइए, भारत में कुछ दिन रहिए और भारत में लोगों से मिलिए। आप समझ जाएंगे भारत क्या है। बाहर रहकर बाहर बैठ के बोलना बहुत आसान है, आके देखिए। और इस देश में ऐसे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो भारत को आगे लेके जा रहे हैं अपना अपना योगदान देकर। आप कौन होते बताने वाले कि भारत जो है वो आखिरी मौका है, ये है मौका है, वो मौका है। अभी हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई थी, बस्तर मूवी, शायद आपने देखा होगा। ये जो नक्सल से प्रभावित एरियाज हैं छत्तीसगढ़ पे दिखाया गया था। तो मुझे आपसे पूछना है कि नक्सल का जो मूवमेंट हुआ, लगातार भी सरकार की तरफ से भी मूवमेंट हो रहा है, अटैक हो, मतलब वो नक्सल ऑपरेशन हो रहा है, जिसमें बहुत सारे नक्सल्स मारे गए या तो फिर उनको अरेस्ट किया गया। तो ऐसी स्थिति में अभी क्या स्थिति है नक्सल्स की भारत में, आप क्या प्रकाश डालना चाहेंगे? देखिए, एक बार ऐसी आप इसको सर्च कर सकते हैं गूगल पे आके, टॉप 10 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की लिस्ट आई थी। दुनिया भर में कौन से 10 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें टॉप 5 में हमारे CPI मायोस्ट थे। CPI मायोस्ट जो है, उन्हें आप नक्सल भी कह सकते हैं और मायोस्ट कह सकते हैं, वो सेम विचारधारा से है। आपको ताज्जुब होगा, बेसिकली नक्सल्स को और मायोस्ट को लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कहा जाता है, पर ये शब्द जो है वो बहुत कम प्रयोग करते या उपयोग करते, क्योंकि
लेफ्ट विंग वाले कभी नहीं बोलेंगे कि हमारा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी है यहाँ पे। एक समय ऐसा था कि सीआरपीएफ के जवानों पे हमला हुआ और उसमें हमारे काफी सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए और उसकी सेलिब्रेशन जो है वो जेएनयू में हुई। बिल्कुल, एक समय ऐसा हमने देखा है। आज के टाइम पे नक्सल मूवमेंट जो है वो बिल्कुल अपने लास्ट स्टेज पर है। काफी सारे, अगर आप होम मिनिस्ट्री रिपोर्ट्स देखेंगे पिछले 5-10 सालों की, तो काफी सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो नक्सल फ्री कर दिए गए हैं। जो नक्सल का जो पूरा रीजन था वो कम होता चला आ रहा है। नक्सल वायलेंस भी कम हो गई है। जो हमारे जवान शहीद होते थे उनका नंबर भी काफी कम हो गया है। जो सिविलियंस किलिंग्स होती थी वो भी कम हो गई हैं। और यही रीजन है कि आजकल जो अर्बन नक्सल्स हैं उनको बहुत दिक्कत हो रही है इस चीज से। तो जब भी कोई नक्सल मारा जाता है तो उसको वो लोग पोर्ट्रे करते हैं कि ये नक्सल नहीं है, ये आदिवासी है। मतलब इस तरीके की कोशिश की जाती है। लेकिन इसके साथ साथ काफी सारे नक्सल्स ऐसे भी हैं जो रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में भी आ रहे हैं। सरकार ने खुद से एक रिहेबिलिटेशन स्कीम चालू करी नक्सलों के लिए। अगर नक्सल सरेंडर करते हैं तो उनको हम मेन स्ट्रीम में लेके आएंगे, उनको सपोर्ट दिया जाएगा। उसमें भी काफी सारे नक्सल सरेंडर कर रहे हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि इस सरकार ने अगर कोई सबसे अच्छा कार्य किया है इंटरनल सिक्योरिटी में, तो वो नक्सल मूवमेंट को बिल्कुल गिरा के बिल्कुल नीचे स्तर पे है। इस टाइम पे इतना नीचा स्तर कभी नक्सल मूवमेंट का रहा नहीं, वो किया है। नक्सल्स तो कई बार विक्टिम कार्ड भी खेलते हैं कि देश के नागरिक हैं, उनके साथ सरकार बुरा बर्ताव कर रही है, आतंकवादियों जैसा व्यवहार। नक्सल की एक्टिविटीज तो आतंकवादी जैसी ही हैं। आप सिविलियंस को मार रहे हो, आप कोई डेवलपमेंट होता है आप उस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को रोक देते हो। वहाँ पे ऐसा देखा गया बाबा की सड़क के बनाने वाली जो कंस्ट्रक्शन मशीन्स आती हैं उनको फोड़ दिया गया, उनको गिरा दिया गया। आप रेल की पटरी को तोड़ देते हो, हटा देते हो। सोचिए कल उससे अगर एक ट्रेन का डिरेलमेंट हो जाए उसमें कितने सारे सिविलियंस मारे जाएंगे। तो जब आपकी जो एक्टिविटीज आतंकवादी या आतंकी एक्टिविटीज है, टेरर एक्टिविटीज है, तो उसका रिजल्ट भी वैसे ही मिलेगा। सोशल मीडिया इस समय एक विपक्ष की भूमिका, एक बहुत तगड़ी भूमिका निभा रही है। मुझे आपसे पूछना है कि क्या क्या अच्छे और बदलाव हुए हैं सोशल मीडिया के थ्रू, अगर देखा जाए भारत में या फिर वैश्विक परिदृश्य में या भारत के परिदृश्य में देख लिया जाए। देखिए, मैं सोशल मीडिया की पावर मैंने देखी जब कोविड था। उस टाइम पे क्या था कि लोगों को जानकारी चाहिए थी, एक रियल टाइम इंफॉर्मेशन कि कौन कौन से हॉस्पिटल्स में बेड्स अवेलेबल हैं, कहाँ कहाँ पे वो रेमडेसिविर मेडिसिन मिल रही है, कहाँ कहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स अवेलेबल हैं। वो सारी इंफॉर्मेशन लोग सोशल मीडिया पे डाल रहे थे, ट्विटर पर हैशटैग के साथ करके दूसरे को मदद करना। लोग हर व्यक्ति कर रहा था और वो रियल टाइम इंफॉर्मेशन आ रही थी। हर सेकंड में, हर मिनट में वो इंफॉर्मेशन लोग डाल रहे थे और उससे लोगों को काफ़ी हेल्प मिल रही थी। दूसरा ये कि बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ इंफॉर्मेशन जो मीडिया हाईलाइट नहीं करता वो सोशल मीडिया पे बैठे हुए लोग हाईलाइट कर देते हैं। और आजकल तो मीडिया भी सोशल मीडिया के ट्रेंड्स देखकर ही अपनी रात की डिबेट डिसाइड करता है। बिल्कुल सही बात है। रात को 9-10 बजे जो उनका डिबेट होता है या जो प्राइम टाइम शो जो भी होता है वो ट्रेंडिंग लिस्ट में देख के ही डिसाइड करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया कुछ एक दूसरे का कोई कंपटीशन है। ऐसा नहीं है कि कभी सोशल मीडिया को ओवरटेक कर लेगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला। और ना ही मीडिया सोशल मीडिया को ओवरटेक कर पाएगा। लेकिन सोशल मीडिया की एक भूमिका है, उसकी एक इम्पोर्टेंस है। बहुत सारे मीडिया चैनल्स जो कुछ टॉपिक्स पे डिबेट करने में या उस पर बात करने में डरते थे, वो बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं तो जैसे कि कन्वर्जेंस वाले केसेस होते हैं, उस पर मीडिया खुल के आजकल डिबेट करती है। बिल्कुल, पहले ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी। तो सोशल मीडिया ने लोगों को आवाज़ दी है, कहीं ना कहीं लोकतंत्र और बढ़ा है, मजबूती मिली है लोकतंत्र को। इनफैक्ट एक फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हमें सुना है कि 4 पिलर हैं, वो एक 5th पिलर बनना जा रहा है। मतलब इट इज 5th पिलर ऑफ अवर डेमोक्रेसी। तो सोशल मीडिया ने लोगों की लाइफ में बदलाव भी काफ़ी किए हैं। मैं इसके 2 एग्जाम्पल्स देना चाहूँगा। पाकिस्तान जो है वो हर साल एक कश्मीर डे मनाता है और उसमें वो क्या करता है, जितनी भी कंपनीज पाकिस्तान के अंदर हैं उन सभी कंपनीज से वो कहता था कि भाई आप कश्मीर की आज़ादी के लिए
कश्मीर फ्रीडम के लिए, फ्री कश्मीर के लिए आप पोस्ट कीजिए, और वो होता था। मतलब KFC से लेकर KFC, मैकडोनल्ड्स, हुंडई और जो वैसे कंपनी वो पोस्ट करती थी सोशल मीडिया अकाउंट से अपने। और एक बार ऐसे ही उस पर नज़र गई हम इंडियंस की, और हम लोगों ने सोशल मीडिया पे इसका काफ़ी अपोज किया कि भाई या तो बिजनेस कर लो या फिर कश्मीर आज़ाद कर लो, एक ही काम हो सकता है। बिल्कुल। तो उसके बाद जितनी भी कंपनीज थी उन्हें मालूम होगा मार्केट इंडिया में है, उन्हें करना है या पाकिस्तान में करना है। उन्हें पता है कि इंडिया में उनको एडवांटेज है, पाकिस्तान में एडवांटेज है। तो जितनी भी कंपनीज थी उन सभी ने वो सब पोस्ट डिलीट कर दिए। अच्छा। और उसके बाद से आज तक किसी भी कंपनी ने कोई कश्मीर आज़ाद दिवस या कश्मीर आज़ाद डे नहीं मनाया, कभी सेलिब्रेट नहीं किया। तो एक तो ये एग्जाम्पल है। दूसरा ऐसा कि बहुत बार लोगों की कुछ कंप्लेंट्स होती हैं जो लोग सोशल मीडिया पे मेंशन करते हैं, टैग करते हैं, वो चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ तक कि ऐसे केसेस भी देखे गए हैं कि पुलिस भी अगर किसी की रिपोर्ट FIR फाइल नहीं कर रही होती है या किसी चीज़ को ठीक से संज्ञान नहीं ले रही होती है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी उस पर दबाव बनाया जाता है और वो लोग ट्वीट भी करते हैं। हाँ करते हैं। और ऐसे ही एक आपको याद होगा कि जब नुपुर शर्मा वाला डिबेट के बाद जो इशू हुआ था और कन्हैया लाल का आपको पता है कैसे उदयपुर में बिल्कुल किलिंग हुई थी। हाँ, तो उसके बाद क्या सर तन से जुदा वाला गाना काफ़ी चलने लगा था। वो गाना इतना ज़्यादा वो हो गया था कि वो Spotify में, वो आपका गाना.com में, कई जगह था। वो जितने भी आपके म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स थे उनमें वो उनकी म्यूजिक लाइब्रेरी के अंदर वो गाना आ गया था, सर तन से जुदा वाला। तो उसका हमने काफ़ी अपोज किया कि भाई ये गाना नहीं है, ये तो खुलेआम गले काटने की बातें हो रही हैं। तो उसके बाद जब इसका हमने अपोज किया सोशल मीडिया पे, तो सर तन से जुदा वाले जितने गाने थे Spotify से, गाना.com से और बाकी जो भी थे प्लेटफॉर्म सबसे हटा दिया गया। हंगामा वगैरह सबसे, हाँ हंगामा में था, सबसे हटा दिया गया। एक और चीज़ बताना चाहूँगा मैं कि गूगल प्ले स्टोर पर बहुत बार ऐसी एप्लीकेशंस आई हैं जहाँ गजवा हिंद की बातें हुई। अच्छा। हाँ। और मैं वो चेक करता रहता था गूगल प्ले स्टोर, तो मैंने देखा गजवा हिंद एप्लीकेशंस है प्ले स्टोर के अंदर, और उसमें बुक्स हुआ करती थी गजवा हिंद की, ई बुक। अच्छा, ई बुक जिसे आप पढ़ सकते हैं, ये सब पूरा वो सब कुछ था। तो वो हमने सोशल मीडिया पे उसके ऊपर काफ़ी अपोज किया, मैंने खुद टैग किया, और जो मुझे लोग जो मेरे सोशल मीडिया अकाउंट से फॉलो करते हैं उन्होंने सबने साथ में आवाज़ उठाई। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार जब वो एप्लीकेशन आई है हमने गूगल प्ले स्टोर से हटवाई है। तो वो भी सोशल मीडिया के माध्यम पे आवाज़ उठाने से वो चीज़ें हुई हैं। तो चेंजेस होते हैं, काफ़ी बदलाव होते हैं और चैलेंजेस भी होते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आपके फॉलोवर्स जो आपके अकाउंट फॉलो करते हैं, जब वो की संख्या ज़्यादा होती है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। बिल्कुल, यही बात तो है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना चाहते हैं, जबकि हम कर्तव्य की बात कर लेते हैं। तो अपने अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन कर्तव्य की बात आती है वहाँ से हम भागना शुरू कर देते हैं, और यहीं कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अंतर पड़ जाता है। हाँ, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप सही से उपयोग कीजिए। कभी अगर मुझसे कोई गलती भी हो जाती है तो मैं तुरंत उस गलती को ठीक करके माफ़ी भी मांग लेता हूँ। अगर कोई मैंने इन्फॉर्मेशन किसी मीडिया से उठा के पोस्ट करी, मान लीजिए सपोज कभी कभी मीडिया से भी गलत हो जाता है, मीडिया रिपोर्टिंग गलत हो जाती है, अधिकतर होता रहता है। बिल्कुल। तो कभी आपने मीडिया से कोई इन्फॉर्मेशन पोस्ट करी और वो गलत निकल गई मीडिया की इन्फॉर्मेशन, तो आपका पोस्ट भी गलत हो जाएगा। तो उस केस में मैं तुरंत करेक्शन भी करता हूँ, क्योंकि मैं समझ चलता हूँ कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है।